जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है रैंकाइन साइकिल। तो पावर प्लांट इंजीनियर्स के लिए या जो भी लोग पावर प्लांट से जुड़े हैं या पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अपना स्टडी करते हैं तो उनको इस रैंकाइन साइकिल के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जो साइकिल है, इसी साइकिल पे हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है ना वो वर्क करता है। तो ये एक तरह से थर्मल पावर प्लांट का बेस है, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम पावर प्लांट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसका टीएस और पीवी डायग्राम देखेंगे, साथ में इसका एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में भी इसमें डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रैंकाइन साइकिल, तो देखिए यहाँ पे साइकिल कहने का मतलब ये उस टाइप का वाला साइकिल नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे साइकिल कहने का मतलब है एक चक्र। जैसे आप और भी साइकिल के बारे में सुने होंगे, जैसे कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, तो ये उन्हीं सब साइकिल में से एक है जिसका नाम है यहाँ पे रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन जो साइकिल का जो ये नाम पड़ा है, ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने जिनका नाम था विलियम जे.एम. रैंकाइन। उन्होंने ही इस साइकिल को इन्वेंट किया, इन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया। तो उसी के नाम पर ये इस साइकिल का नाम जो है वो रैंकाइन साइकिल हो गया। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल वर्मा है, आपने इसी टाइप का कोई एक साइकिल का इन्वेंट किया, एक्सप्लेन किया, बनाया, तो आपके नाम पर ही उस साइकिल का नाम रखा जाएगा, जैसे वर्मा साइकिल। तो ये ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इसका नामकरण किया गया है WJM रैंकाइन के नाम पर ही, कि ये हो गया रैंकाइन साइकिल। ठीक है, ये जो रैंकाइन साइकिल जो है ये थर्मल पावर प्लांट को एक्सप्लेन करता है। जो भी आपका हीट इंजन होते हैं, जैसे आपका ये हो गया स्टीम टरबाइन हो गया, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन हो गया, तो ये उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। जब ये रैंकाइन साइकिल इसको इन्होंने ये इन्वेंट किया तो उन्होंने ये बताया कि जब ये रैंकाइन साइकिल जो है ये कैसे थर्मल पावर प्लांट पे वर्क करेगा। तो उन्होंने उसके लिए कुछ शर्त रखे, जिसमें से पहला जो शर्त है वो है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन ए क्लोज साइकिल। एक क्लोज साइकिल होगा, ठीक है, मतलब एक इस तरह से एक क्लोज साइकिल होगा जहां पर आपका एक लिक्विड का इवापोरेशन और कंडेंसेशन होगा। मतलब इवापोरेट आपका जो है लिक्विड जो है वो इवापोरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर उसका कंडेंसेशन मतलब वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इसी तरह हम लोग इसको कंटिन्यूस यूज कर पाए। तो वहां पर ये रैंकाइन साइकिल जो है वो यूज होता है, जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में होता है। ओके, तो इसके लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए। तो कौन कौन सा इक्विपमेंट है? तो एक बॉयलर चाहिए, एक टरबाइन होगा, एक कंडेंसर होगा और एक बीएफपी होगा। तो ये चारों मिलकर एक आपका ये जो है ये साइकिल को क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग रैंकाइन साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये पूरा आपका थर्मल पावर प्लांट का बेसिक है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक बॉयलर हो गया, एक टरबाइन हो गया, एक कंडेंसर हो गया, एक बीएफपी हो गया। बीएफपी क्या करता है, वो इस कंडेंसर से जो वाटर जो है जो कंडेंस हुआ है, ओके, उसको वो हाई प्रेशर में बॉयलर को फीड करता है, भेजता है। फिर ये बॉयलर क्या करता है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में इसको टरबाइन को भेजता है। टरबाइन से हमें यहाँ पे वर्क मिलता है, यहाँ पे यूज होता है स्टीम, और फिर ये क्या होता है कि जो यहाँ से ये एक्सपल्ड होकर स्टीम फिर से इस कंडेंसर में आता है और वहाँ पर वो फिर से कंडेंस होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्रिया जो है वो बार बार होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नंबरिंग से दर्शाया है कि 4 से 1 जो क्या हो गया, ये अपना कंडेंसेट जो है वो बीएफपी जो है वो उसको बॉयलर को फिट कर रहा है। तो कंडेंसेट जो है वो बीएफपी फिट कर रहा है, उसको 4 से 1 दर्शाया गया है। आप इसको अपने अनुसार भी दर्शा सकते हैं, 1 से 4 या जो भी आप नंबर देना चाहें, 1 से 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब 1 से 2 क्या है कि हमारा जो बीएफपी का जो वाटर है वो बॉयलर में गया और यहाँ से आउट होगा। 2 से 3 क्या है कि टरबाइन में स्टीम यूज किया और यहाँ से आउट हो गया। 3 से 4 क्या है कि कंडेंसर से हमारा वाटर जो है वो कंडेंस होकर यहाँ पे आउट हो गया। तो हर प्रोसेस का एक एक नाम है। जैसे आपका 4 से 1 नंबर क्या है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो दोनों एक ही चीज है। तो आइसेंट्रोपिक यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कंप्रेशन यानी कि यहाँ पे प्रेशर राइज होगा। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। तो 4 से 1 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसी तरह 1 से 2 को क्या बोलेंगे, तो आइसोबारिक हीट एडिशन। मानिए मतलब यहाँ पे हमारा बॉयलर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, तो उसको कहते हैं आइसोबारिक हीट एडिशन। तीसरा क्या है, तो यहाँ पर है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन
प्रोसेस। टरबाइन में क्या होता है, हमारा स्टीम जो है वो आइसेंट्रोपिकली आपका स्टीम जो है वो स्पंड होता है, तभी तो हमें वर्क मिलता है। 3 से 4 हो गया आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। जिस तरह से बॉयलर में हीट एडिशन हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगा। तो 3 से 4 आपका ये हो गया। अब देखिए इस डायग्राम की मदद से हम लोग टीएस और पीवी डायग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ को प्लॉट किया है। ये हो गया टीएस का मतलब हो गया टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, और पीवी का मतलब हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। टेम्परेचर को आप आसानी से समझते हैं, और जो इंट्रोपी है तो इंट्रोपी क्या कहा जाता है इसके बारे में अलग भी वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। ऐसे इंट्रोपी के बारे में कहें तो ये किसी चीज का डिग्री ऑफ रैंडमनेस और उसके ऑर्डर डिसऑर्डर्ड को वो बताता है। यानी कोई चीज कितना डिसऑर्डर्ड है, उसमें कितना रैंडमनेस है, वो आपका एंट्रोपी से पता चलता है। और जितना ज्यादा किसी चीज को हम लोग हीट करेंगे तो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगा। और जिसको हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसका एंट्रोपी जो है वो घटेगा। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, बाकी डिटेल में वीडियो बना हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे प्रेशर को भी समझते हैं और वॉल्यूम को भी समझते हैं। तो पहले देखते हैं टीएस डायग्राम को। तो देखिए टीएस डायग्राम जब यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये वाला यहाँ पे इस तरह से एक लाइन आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ओके, ये जो हो गया ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और यहाँ पर हो गया ये हो गया सैचुरेटेड ड्राई स्टीम लाइन। अब देखिए ये जो कर्व अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर्मेशन ऑफ स्टीम करके, उसको देख लीजिएगा। ये सारा कर्व जो है ना किस तरह से बनेगा, टीएस किस तरह से, कौन सा क्या रीजन होगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कौन सा होगा, वेपर लाइन कौन सा होगा, लिक्विड प्लस वेपर लाइन कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ये सभी उसमें बताया गया है। तो उसको देख लीजिएगा, तभी ये टॉपिक जो ना और भी अच्छे से आपका क्लियर होगा। तो लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको दोबारा देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो ये लिक्विड वाला लाइन हो गया, ये वेपर वाला लाइन हो गया, इधर वाला जो होता है वो स्टीम जोन होता है, और इधर वाला लिक्विड जोन होता है। ये जब लाइन हम आगे में इस तरह से मिलाएंगे तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे इस तरह से मिलता है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला जो है वो 4 से 1 नंबर, वो क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वर्टिकल इस तरह से एक लाइन गया। ओके, मतलब 4 से 1 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ओके, अब हम लोग बीएपी से जो है वो पानी को बॉयलर की तरफ भेजे, फिर अब क्या होगा, वो उसके बाद बॉयलर में जाएगा। तो बॉयलर में जाने से पहले यहाँ पर आपका वो हीट होता है। हीट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में भेजते हैं। तो इकोनोमाइजर में जाएगा तो वो इस तरह से यहाँ पर वो फिर गर्म होगा। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक वो गर्म होगा, और फिर वो अपने यहाँ पर ये आपका बॉयलर फर्नेस में पहुंचेगा। तो यहाँ पर फर्नेस में पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर लेटेंट हीट को लेगा। लेटेंट हीट को जैसे ही लेगा तो वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ आते आते वो पूरा ड्राई हो जाएगा, यानी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम यहाँ पे निकलेगा, और फिर इसको हम लोग सुपर हीटर में भेज देते हैं। तो ये सुपर हीटर में चला जाएगा। ओके, जैसे ही सुपर हीटर में चला जाएगा और सुपर हीटेड स्टीम हमको मिलेगा, तो फिर इसको हम लोग टरबाइन में भेज देते हैं। तो देखिए 4 से 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर अपना जो हो गया वो हो गया बॉयलर। तो 1 से 2 यहाँ से यहाँ तक क्या था, बॉयलर हो गया हमारा। ओके, सुपर हीटर तक। तो इसको हम लोग एक और नाम देते थे, यहाँ पे 1 डैश कर देते हैं, और यहाँ पे 1 डबल डैश कर देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी, लेकिन मेन यहीं पे है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये पूरा बॉयलर का जो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहे, यहाँ से यहाँ तक इकोनोमाइजर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ सेंसिबल हीट दी है, यहाँ पर लेटेंट हीट दी है, और यहाँ पर सुपर हीट दी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 2 से 3 क्या था, तो 2 से 3 हमारा टरबाइन में स्पंड हो रहा। तो ये से यहाँ तक जो काम होता है ना, एक्सपेंशन होता है, तो इसी को ये टरबाइन वाला ये दर्शाता है लाइन कि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। ओके, तो ये लाइन कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर यहाँ तक इसका एक्सपेंशन होता है, हमें वर्क मिल जाता है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्टीम एग्जॉस्ट होता है उसको हम लोग कंडेंसर में ले लेते हैं, और फिर से उसको कंडेंस करके वाटर बना देते हैं। तो ये फिर से उसी तरह आइसोबारिक हीट रिजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस होगा, जैसे बॉयलर में यहाँ पे हो रहा था आइसोबारिक हीट एडिशन, यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। अब देखिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो 4 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया यहाँ पे, तो और 3 से 4 अपना यहाँ पे हो गया, 3 से 4 हो गया यहाँ पे कंडेंसर में। ओके, तो ये हो गया
टीएच डायग्राम। अब ये वाला जोन को हम लोग जानते हैं कि लिक्विड प्लस वेपर लाइन बोलते हैं। ये वाला यहाँ से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम निकला, यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मिला, और सुपर हीटेड स्टीम को ही हम लोग यहाँ पे कंडेंसर टरबाइन में यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कंडेंसर में भेज देते हैं। तो अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को यूज कर लेते तो क्या इफेक्ट पड़ता। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में इसको याद रखिएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग यहीं से आपका टरबाइन में भेज देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ग्राफ इस टाइप का आएगा। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा कि हमारा टरबाइन में जो एक्सपेंशन होगा ना वो वहीं पे वाटर फेज में चला जाएगा। जो चीज वो यहाँ तक वो ड्राई था। ठीक है, तो ड्राई था तो टरबाइन में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर यहीं से हम लोग ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ले लें तो ये पूरा यहाँ पे ये वाटर फेज में चला जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड प्लस वेपर जोन है। ठीक है, इसमें आपका लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, तो वो हमारे टरबाइन के लिए अच्छा नहीं होगा। एक वाटर से इम्पैक्ट करना और एक स्टीम से इम्पैक्ट करना, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आपका वाटर वाला ज्यादा होगा, तो एक तरह से वो टरबाइन ब्लेड को इफेक्ट करेगा, उसको डैमेज कर सकता है, साथ में कोरोजन इफेक्ट ला सकता है। तो ये जो चीज है ये टरबाइन ब्लेड के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका ड्राई स्टीम का हम लोग यूज नहीं करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमें वर्क भी ज्यादा मिले और हमारे टरबाइन ब्लेड को भी कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो ये हम लोग टीएच डायग्राम को देख लिए। अब हम लोग पीवी डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो पीवी डायग्राम में पहले 4 से 1 क्या हो रहा था कि हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था। ठीक है, बीएफपी से, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा, तो मान लीजिए शुरू में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रेशर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर हो गया। अब क्या होगा, बीएफपी जो है वो प्रेशर इसको बढ़ाएगा और वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिकली है, एंट्रोपी भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से 4 से 1 हो गया। अब क्या हो रहा था कि 1 से 2 हमारा बॉयलर में जा रहा था, तो 1 से 2 हमारा बॉयलर में गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1 डैश जो था वो आपका इकोनोमाइजर तक गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 1 डैश तक, यहाँ पे 1 डबल डैश तक ये डाई सैचुरेटेड स्टीम बनना। तो ये वाला स्टीम हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग ये वाला यूज कर रहे थे। तो ये वाला हो गया सुपर हीटेड स्टीम। अब इसको हम लोग टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे, तो मतलब उसको यूज करेंगे। तो जैसे ही यूज करेंगे टरबाइन में तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर भी घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये कुछ ग्राफ इस टाइप का जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये एक्सपेंड हुआ, तो फिर इसको हम लोग कंडेंसर में भेज के इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे और वाटर के फॉर्म में कर लेंगे। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ये हो गया 1 से 2, ये हो गया 2 से 3, और 3 से 4 जो था वो अपना कंडेंसर वाला था। तो ये वाला जो हो गया ये पीवी डायग्राम हो गया। तो आई होप कि टीएच डायग्राम और पीवी डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ करना है और क्या होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग को फायदा क्या है रैंकाइन साइकिल का, तो देखिए पीवी और टीएच डायग्राम लोग क्यों निकालते हैं, तो हमारा वर्क कितना मिल पाए और कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हम जान पाए, इसीलिए हम लोग पीवी या किसी भी चीज़ का पीवी या टीएच डायग्राम हम लोग निकालते हैं। तो इसका हम लोग इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि रैंकाइन साइकिल का इफिशिएंसी क्या होगा। तो देखिए इफिशिएंसी किसी चीज़ का क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, हम कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके बदले में हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, उसी को इफिशिएंसी कहा जाता है। जैसे आपने एक दुकान खोला, आपने कितना पूंजी लगाया और उसके बदले में आपको कितना मुनाफा हुआ, तो इन दोनों का रेशियो को ही इफिशिएंसी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इफिशिएंसी इक्वल टू हो गया, इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है, तो हमें वर्क डन मिल रहा है, टरबाइन से हमें वर्क डन मिल रहा है और हमें देना क्या पड़ रहा है इसके बदले इनपुट। तो यहाँ पे हमारा बॉयलर में हीट देना पड़ रहा है, तो हीट हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे नेट वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टरबाइन में हमारा वर्क जो है वो मिलता है और बीएफपी में हमको वर्क देना पड़ता है। तो नेट वर्क डन जो होगा इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो आपका जो वर्क डन होगा टरबाइन का, तो WT माइनस हो जाएगा वर्क डन ऑफ पंप। ठीक है, तो इन दोनों में जितना वर्क यहाँ पे जो मिला और यहाँ पे जो हम लोग लगाए उसको घटा देंगे, तो नेट वर्क डन मिल जाएगा। ये जो होगा वो नेट वर्क डन होगा, और हीट हम लोग कितना रिक्वायर्ड हुआ है, कितना हम लोग लगाएंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, टरबाइन में हमें कितना वर्क मिला उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा ना वो एज ए हीट के फॉर्म होगा, टोटल हीट यानी कि एंथैल्पी, और उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे 2 पॉइंट है उसको H2 मान लीजिए, जहाँ पे 3 है उसको H3, और जहाँ पे 4 है वो H4, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हो गया H1। ठीक है,
अब इसमें देखिए जहां पर हायर इंथैल्पी होगा उसको हायर से लोअर वाले को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा H3 ज़्यादा बड़ा होगा या H2, किस में इंथैल्पी ज़्यादा होगा, हीट किस में ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा होगा। तो H2 माइनस H3 करेंगे तो हमारा टरबाइन से जो वर्क डन मिला है वो निकल जाएगा, तो हो जाएगा H2 माइनस H3, ये हो गया टरबाइन का। पंप में क्या होगा, तो ये वाला हो गया H1 ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें इंथैल्पी ज़्यादा होगा, और H4 में कम होगा, तो हो गया H1 माइनस H4। ओके, इसी तरह डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका हीट हम लोग कितना दिए, तो हीट क्या हम कितना दे रहे हैं, तो H2 माइनस H1, यही जो है हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हो गया H2 माइनस H1। ओके, तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है रैंकाइन साइकिल का इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो रैंकाइन साइकिल है वो आपका क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया है और क्यों किया गया है, और ये जो आइडियल रैंकाइन साइकिल जो है जिसको बेसिक रैंकाइन साइकिल भी कहा जाता है, तो इसमें क्या कमी रह गई जिसको इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।